Student, the topic for today's discussion is read-only memory. Yesterday we have discussed about the RAM integrated circuit or chip. Today we will study about the ROM integrated chip. स्टूडेंट्स ROM इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर हम ROM इंटीग्रेटेड चिप के बारे में बात करें तो the primary component of the main memory is RAM integrated chips, but a portion of memory may be constructed with ROM chips. आपको ये बताया गया है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको कि हम रैम कहते हैं, मेन मेमोरी होती है, तो रैम के साथ साथ में इसका कुछ पोर्शन, लिटिल बिट पोर्शन रीड ओनली मेमोरी इंटीग्रेटेड चिप्स या फिर सर्किट्स के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी के बारे में अगर हम बात करें तो रीड मेमोरी जो होती है वो डाटा को परमानेंटली कंप्यूटर पे रजिस्टर करने के काम में आती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है, ए ROM इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा डेट आर परमानेंटली रेजिडेंट इन द कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि ऐसे प्रोग्राम्स जिनको कि आपको कंप्यूटर्स में परमानेंटली स्टोर करके रखना है, जिनका कुछ बेसिक फंक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिस्टम को स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वहाँ पर ROM यूज़ में आती है। स्टूडेंट्स, apart from the permanent storage of data, the ROM portion of the main memory is needed for storing an initial program called bootstrap load. रैम के साथ साथ में एक हमारा इनिशियल प्रोग्राम होता है जिसको कि हम बूटस्ट्रैप लोडर कहते हैं। और बूटस्ट्रैप लोडर का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना। जैसे ही आप पावर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या परफॉर्म होती है? बूटिंग परफॉर्म होती है। अब बूटिंग जो होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक हम वार्म बूटिंग कहते हैं और दूसरी हमारे पास में क्या होती है? कोल्ड बूटिंग होती है। स्टूडेंट्स, कोल्ड बूटिंग जब आप सिस्टम को इनिशियली स्टार्ट करेंगे और वार्म बूटिंग जब हम सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। सिस्टम चल रहा है, आपने उसको रीस्टार्ट कर दिया, डेट इज़ वार्म बूटिंग। परमानेंटली डाटा को स्टोर करना ROM का बेसिक फंक्शन है, बट इसमें हम ऐसे प्रोग्राम्स को रखते हैं जो कि हार्डवेयर को ऑपरेट करने के काम में आते हैं। हार्डवेयर किस तरीके से ऑपरेट हो। स्टूडेंट्स, ROM चिप्स के बारे में बात करें तो रीड ओनली मेमोरी की जो चिप्स होती हैं उनके भी वैरायटी ऑफ साइजेस होते हैं और सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको डिज़ाइन किया जाता है। आज हम आपको बेसिक चिप के बारे में बताएंगे, इंटरकनेक्शंस के बारे में बताएंगे। मैं इसकी बात करूं, जो मैं ब्लॉक डायग्राम हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, इसमें 512 मल्टीप्लाइड बाय 8, इट मीन्स 8 बिट, इट इज़ 1 बाइट के 512 वर्ड हम इसमें सेव कर सकते हैं। 512 वर्ड्स हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको इस डायग्राम में बताया गया है, मेरे पास में 8 बिट की डाटा बस है और मेरे पास में 9 बिट का एड्रेस है। यहाँ पर मेरे पास में 2 चिप सेलेक्ट हैं, चैनल्स हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन होगा। ये आपका एक बेसिक, आप कह सकते हैं बेसिक रीड ओनली मेमोरी का ब्लॉक डायग्राम है। कम्युनिकेशन करने के लिए हमेशा डाटा बसेस का यूज़ होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे शो किया गया है कि हम यहाँ पे डाटा बसेस का यूज़ करेंगे। और एड्रेसिंग के लिए हम
यहाँ पे 9 बिट एड्रेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप डिकोडर्स का भी देखेंगे यूज़, मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, एडर्स होते हैं। नाउ रोम की अगर मैं बात करूँ तो रोम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स के सिमिलर होता है, बट रीड ओनली मेमोरी केवल और केवल रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आती है। डाटा बस केवल और केवल आउटपुट मोड में वर्क करती है, यहाँ पे इनपुट मोड नहीं होता है। रैंडम एक्सेस में दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, रीड मोड भी परफॉर्म होता है, राइट मोड भी परफॉर्म होता है, बट यहाँ पर हमें केवल सिंगल चैनल मिलता है जिसके थ्रू आउटपुट मोड, आउटपुट ऑपरेशंस मींस रीड ओनली मेमोरी केवल डाटा को रीड करने के काम में आती है। अब यहाँ पर जो आपको बेसिक ब्लॉक डायग्राम शो किया गया है, अगर मैं इसको डायग्राम को इलाबोरेट करूँ तो आपको यहाँ पे 9 बिट एड्रेसिंग देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स, 9 बिट एड्रेस लाइंस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इसका जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है वो है 512 बाइट्स टू बी स्टोर इन इट। हम यहाँ पे 512 बाइट्स को स्टोर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द वर्ड लेंथ ऑफ रीड ओनली मेमोरी फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, मेरे पास में जो मैंने ब्लॉक डायग्राम यूज़ किया, इसमें मेरे पास में अगर मैं देखूं तो मेरे पास में 2 चैनल्स हैं। चिप सेलेक्ट 1 है मेरे पास में, चिप सेलेक्ट 2 है। यहाँ पर मुझे हाई इम्पीडेंस भी देखने को मिलेगा। इम्पीडेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इम्पीडेंस होता है वहाँ पे ना तो लो वोल्टेज होगा ना ही हाई वोल्टेज होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास में 2 चिप सेलेक्ट हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो यहाँ पे एक चिप हाई वोल्टेज को डिनोट करेगी और एक चिप लो वोल्टेज को डिनोट करेगी, जिसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और अगर ऐसा नहीं है, इट मीन्स कि जो मेरे पास में डाटा बस है वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में है। High impedance state means there is no high voltage, there is no low voltage. रैंडम एक्सेस मेमोरी में भी आपको हाई इम्पीडेंस देखने को मिलता है और रीड ओनली मेमोरी में भी आपको हाई इम्पीडेंस देखने को मिलता है। जब आइडियल स्टेट होती है सिस्टम की तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाई इम्पीडेंस है, ना तो हम कोई इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और ना ही हम कोई आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि रीड ओनली मेमोरी को हम कितने तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में मास्किंग रोम आती है। इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास में सेमीकंडक्टर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन किया जाता है। फैब्रिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन को मोल्ड किया जाता है, उसको हीट दी जाती है, उसके बाद में छोटे छोटे रजिस्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को इस पर मास्क किया जाता है। स्टूडेंट्स, मास्किंग का जो प्रोसीजर होता है, दिस प्रोसीजर इज कॉस्टली बिकॉज द वेंडर चार्जेस द कस्टमर ए स्पेशल फी फॉर कस्टमर मास्किंग द पर्टिकुलर रोम। अगर आप रीड ओनली मेमोरी को मास्क करते हैं तो मास्किंग एक टिपिकल प्रोसेस है, और लेकिन जब हम इसकी मास्क प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स देती है। स्टूडेंट्स, सेकंड मेरे पास में मेमोरीज़ हैं जिसको कि हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अगर मेरे पास में लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा है और मैं उसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं मास्किंग रोम्स को यूज़ करूँगा। बट अगर आपके पास में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाटा है तो मैं यहाँ पे
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का यूज़ करूँगा, जिसको कि हम PROM भी कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी की बात करें या फिर हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करें, तो यहाँ पे जो भी आप प्रोग्रामिंग प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं हार्डवेयर पे वो इरिवर्सिबल है। मीन्स अगर आपने एक बार इसको प्रोग्राम कर दिया तो इसकी प्रोग्रामिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको रोम को चेंज करना पड़ेगा। सपोज़ आपको उसकी प्रोग्रामेटिकली डेफिनेशंस को चेंज करना है तो आपको एक नई रोम यूज़ करनी पड़ेगी वहाँ पे। वो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने रोम को PROM को एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिया तो इसके इनसाइड जो भी प्रोग्रामेबल कंस्ट्रक्ट होते हैं वो आपके इरिवर्सिबल होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया है, क्योंकि जब हम इसकी मास्किंग कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे क्या एक फिक्स पैटर्न मिल रहा है जिसको कि मैं बाद में चेंज नहीं कर सकता हूँ। आप इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिट पैटर्न चेंज करना आसान नहीं होता है। स्टूडेंट्स, जो थर्ड टाइप की रोम है मेरे पास में वो है आपकी EPROM। देखिए, आपको ये बताया गया कि जो रोम है और PROM है, रोम जिसको कि हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से मास्किंग प्रोसेस के थ्रू डेवलप कर रहे हैं, PROM जिसको कि प्रोग्रामेटिकली डेवलप किया गया है, वो इरिवर्सिबल है। लेकिन अब आपके पास में एक अनदर रोम को डेवलप किया गया जिसका नाम दिया गया इरेजेबल PROM, जिसको कि हम EPROM भी कहते हैं। यहाँ पर इसको जो इनिशियल वैल्यू है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, सर्टेन PROMs कैन बी इरेज्ड विद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट्स। देखिए, जब मास्किंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट्स को फ्यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर्स पर, बट प्रोग्रामेबल रोम्स में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, बिट पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कहीं कुछ चेंज लेके आना है तो हम EPROM में विद द हेल्प ऑफ इरेजेबल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास करते हैं और कुछ ब्लॉक्स ऑफ बाइट्स को हम वहाँ पे इरेज कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। स्टूडेंट्स, I hope you have understood this lecture. We have studied about the type of ROMs and the block diagram of basic organization of read-only memory. Thank you very much.